हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का पर्यावरण का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। देखिए, हम उष्णकटिबंधीय के वेदर के बारे में पढ़ेंगे, उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेणुका जो है वो बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे और वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा करते थे। तो बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। और जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ जो है भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती रही। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है विश्व के विभिन्न लोगों के निवासी है, जो विश्व के विभिन्न प्रदेश के, है ना। तो क्या हुआ कि रेणुका ने इन तस्वीरों में जो है तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से और कुछ जो है गर्मनम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनका भोजन, कपड़ा, मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं जो है वो हमारे समान ही हैं। तो श्रीकांत चाचा ने ये कहा। और उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही जो है वो प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों की सामग्री एकत्र करना भी जो है वो सीख जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में। तो अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है, तो आइए हम थोड़ा मैप में देखते हैं कि अमेज़न बेसिन कहाँ है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। आप देख पा रहे होंगे कि ये है अमेज़न बेसिन। तो देखिए 10 डिग्री चैनल पे इसकी स्थिति देखिए, हम देखते हैं क्या है स्थिति इसकी। तो देखिए अमेज़न बेसिन जो है विषय के बारे में जानने से पहले हम इसे मानचित्र में देख लिए। अब ये बात ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय के कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो है ये स्थित है। और भूमध्य रेखा के बारे में मैंने बताया था कि सूर्य की किरणें जो है उस पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत गर्मी होगी। तो क्या होता है कि यहाँ ये जो है ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो अमेज़न नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है अमेज़न बेसिन। ठीक, आप ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री चैनल के बीच जो है इसका बहाव है। देखिए अमेज़न नदी जो है ब्लू लाइन से आपको देख पा रहे होंगे, ये अमेज़न नदी बेसिन है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अमेज़न नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। लेकिन ध्यान दें कि पश्चिम में जो है पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में ये कैसे पहुंचती है। तो देखिए जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा बड़ा करके, देखिए ये नदियाँ देख पा रहे होंगे आप, है ना, नदियाँ, ये अमेज़न नदी। ठीक है, ये जो है अमेज़न नदी आके कहाँ जा रही है, जो है मिल जा रही है ना। तो यहाँ मिल जा रही है, तो यहाँ पे मुहाना होगा, यहाँ पे मुहाना होगा, है ना। जहाँ पे मिल जा रही होगी वहीं पे मुहाना होगा। तो ये सारे जो है ये मुहाने हैं। आगे बात करते हैं। तो देखिए जो ये अमेज़न नदी जो है ये बहुत सारी सहायक नदी से मिलकर बनती है। ठीक है, अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है बहुत सारी नदियाँ मिलके। और यही नदी जो है बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है, मतलब बहती है। तो एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि अमेज़न बेसिन का बहाव जो है किन किन देशों से होकर जाता है। तो किन किन देशों से होकर जाता है, ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में देखें हम क्या लिखा हुआ है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब जो है सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का नाम जो है वो अमेज़न पड़ा।
तो बात करेंगे अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो देखिए सहायक नदियाँ क्या होती हैं। सहायक नदियाँ ये एक छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। जैसे छोटी छोटी नदियाँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि सोन नदी आके गंगा नदी में मिल जाती है ना। तो क्या हुई, वो सहायक नदी हुई गंगा की। तो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या फिर जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और अमेजॉन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अमेजॉन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो अब बात करेंगे जलवायु के बारे में अमेज़न के। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पूरे वर्ष गर्म रहेगा और नम जलवायु रहेगी और इसी कारण यहाँ पे वर्षा भी होती रहेगी। तो यहाँ का मौसम जो है दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। जाहिर सी बात है कि जब जो है आर्द्र वातावरण रहेगा तो चिपचिपाहट महसूस होएगी। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक है, जैसे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो बारिश भी ज़्यादा होएगी। तो दिन का तापमान जो है उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो है वो वैसी ही बनी रहती है। तो अब बात करेंगे वर्षा वनों के बारे में। तो देखिए वर्षा वन आप देख पा रहे होंगे, ये है अमेज़न वन। बहुत घने जंगल हैं, बहुत घने, है ना। और जो है वर्षा वन के बारे में बात करते हैं तो देखिए इन जो है प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा होती है। आप ये जान गए हैं कि भूमध्य रेखा में स्थित है, तो भूमध्य रेखा स्थित है तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो संघनन ज़्यादा होगा, संघनन ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल फिर पिघल के वर्षा करेंगे। तो जो है वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिस कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल पे नहीं पहुंच पाता। इतने घने जंगल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है क्योंकि भाई पत्ते वगैरह से ढके रहते हैं तो कहाँ से जो है प्रकाश आएगा, तो इसलिए वहाँ का जो भूमि है वो प्रकाश रहित होता है। और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमेलॉयड पैदा होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑर्किड और ब्रोमेलॉयड पैदा होते हैं। तो देखिए वर्षा वन की जो है प्रचुरता के कारण यहाँ पे प्राणी जगत की भी प्रचुरता होती है। जैसे देखिए टूकन, टूकन देख पा रहे होंगे आप, इसकी चोंच देखिए कितनी प्यारी है और कितनी अच्छी मतलब कलर की दिख रही है ना। तो यहाँ पे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले जो है पक्षी जो है भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं और यहाँ जो है वो पाए जाते हैं। तो प्राणियों में कौन कौन से जो है जानवर, जैसे देखिए बंदर हो गए, स्लॉथ हो गए और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और सांप के बारे में तो सुना ही होगा, एनाकोंडा फेमस है ना। और सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन्हीं वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ठीक है, ऐसी कुछ प्रजातियां जो है यहाँ पे पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हजारों कीड़े मकोड़े इसी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले जो है पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों का भी जो है अमेजॉन नदी में पाया जाता है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि ये बेसिन जो है असाधारण रूप से समृद्ध है। अब आइए देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रोमेलाइट के बारे में क्या लिखा है। ब्रोमेलाइट जो है देखिए बहुत, ये जो बॉक्स में लिखे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और आपको इसको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में बॉक्स से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ब्रोमेलाइट। तो ब्रोमेलाइट क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। और मेढक जैसे प्राणी जो है इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो अब बात करेंगे वर्षा वन के निवासियों के बारे में। ठीक है, वर्षा वन के निवासियों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ के लोग जो है छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ जो है वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि
महिलाएं जो हैं वो फसलों को ध्यान रखती हैं और वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्यों? क्योंकि मछली का या शिकार मिलना अनिश्चित होता है और ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों को अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कर्तन और दहन कृषि क्या होती है। ये बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए कर्तन और दहन पद्धति में क्या होता है कि किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व जो है मिट्टी में मिल जाए और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो है फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और वही पुरानी प्रोसेस की जाती है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इसी प्रकार मिट्टी जो है पुनः उपजाऊ हो जाती है और तब लोग पुनः इस भूमि में के टुकड़े में जो है जोत लेते हैं और जो है उगाते हैं, है ना। अब क्या बात करेंगे कि देखिए इनका मुख्य आहार जो है मैनियोक है। क्या है? मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमेजोन नदी बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार क्या होता है, तो ये क्या है? मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। और तथा ये जो है आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार जो है मधुमक्खी के छत्ते आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत जो होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है। अब बात करेंगे अमेज़न बेसिन के लोगों के जीवन जो है धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए पुराने समय में क्या होता था कि वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था और 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों में पहुंचना जो है वो संभव हो सका है और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि दूरस्थ स्थानों पर जहाँ पे पहुँच नहीं है इंसान जो है रेलगाड़ी बसों की, तो वहाँ पे हवाई जहाज़ के माध्यम से पहुँचते हैं। तो इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से जो है खेती करते रहें। तो देखिए विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। मतलब ये एक समझ लीजिए कि प्राकृतिक हानि ही हो रही है और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है और वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे वनों के क्रमिक विनाश। देखिए यहाँ पे कितने वन हैं, ठीक, कितने वन हैं। अब देखिए आगे सेकंड उसमें देखिए सेकंड पार्ट में सिर्फ इतने वन बचे रह गए और थर्ड पार्ट में देखिए केवल इतने। तो आप देख पा रहे होंगे वनों का किस प्रकार विनाश हो रहा है और ये एक प्रकार से प्राकृतिक हानि है जो है क्रमिक विनाश बढ़ता ही जा रहा है और जो है प्रकृति जो है हमारी नष्ट ही होती जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है मानव, क्योंकि मानव जो है बहुत ज़्यादा प्राकृतिक नुकसान कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। अब बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के जीवन के बारे में। अमेज़न के बेसिन के बारे में हमने देख लिया, अब पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो देखिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारत उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं और यह बेसिन उपोष्ण, उपोष्ण मतलब आधा सर्दी आधा गर्म, तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अमेज़न बेसिन कहाँ से? 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच था और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री से 30 डिग्री, ये भी याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब देखिए किन किन नदियों से जो है ये बेसिन बना है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें और ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के पर्वत और हिमालय के गिरपाद, सुंदरवन डेल्टा आप देख पा रहे होंगे। ये भारत का मानचित्र मैं आपको दिखा दूं, देखिए आप देख पा रहे होंगे गंगा नदी है ये, ठीक है। और यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये दोनों नदी बेसिन। और ये देखिए ये गंगा नदी
दी जा रही है कि कितनी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, है ना। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ हैं। तो क्या होता है, देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा जो है इसी बेसिन में तो है। और मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की मुख्य जो है जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, और मानसून के मध्य जो है जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। तो भारत का मानचित्र हमने देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी हमने देख लिया। तो बेसिन क्षेत्र के जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना जो है मानव का जीवन बिल्कुल असंभव है, और तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। ठीक, और अतः जो क्या होता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ढलानों में लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आपदा ज़्यादा आती है। तो मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। समतल भूमि रहेगी तो वहाँ पे घर बनाना भी आसान रहेगा, खेती करना भी आसान रहेगा, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ लोग जो है मुख्य व्यवसाय वहाँ का लोगों का कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्यों? क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि जब खेतों में पानी भर जाता है तब जो है धान उसमें बोई जाती है ना। तो यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। और यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना और जूट जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जा सकता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। और मंद ढलान वाले पर्वतीय पहाड़ों में वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियां भी विभिन्नता पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, चाहे वो कास्ट हो चाहे वनस्पति हो, है ना। तो जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, साखू, पीपल के साथ जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ बॉक्सेस को भी देख लेते हैं। देखिए, जूट, बांस, सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, ये तो बच्चों का काम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग समझ जाइए। देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि वेस्ट बंगाल का 1029 है, और बिहार का 1102। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीन में इसे, देख पा रहे होंगे आप, चीन में इसे कहा जाता है सांगपो। सांगपो, ठीक है, सांगपो नाम से जाना जाता है। और जब ये हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो इसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग, जब ये हिमालय के क्षेत्र में बहती है। और फिर जब ये जो है बांग्लादेश में बहती है तो इसे कहते हैं जमुना। ठीक, और जब यह गंगा नदी में मिलकर बहती है तो उसे कहते हैं पद्मा। गंगा नदी के साथ मिलकर आके बहती है तो इसे कहते हैं पद्मा। ध्यान रखेंगे, चीन में इसे सांगपो कहते हैं, और जब ये हिमालय क्षेत्र में बहती है तो उसे दिहांग कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में बहती है तो जमुना कहते हैं, और जब गंगा नदी से मिलकर बहती है तो इसे कहते हैं पद्मा। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा है। ये धान की खेती है। देखिए, पानी भरा हुआ है। जैसा कि बताया गया है कि धान की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है ताकि खेतों में पानी भर जाए। ये है असम में बागान, है ना। तो असम के जो है चाय के बागान है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इनमें से हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। और एक सींग वाला गैंडा जो है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में
पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सींग वाला गैंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। और नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे रोहू हो गया, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। और मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। बात करेंगे अब वेदिकाओं के निर्माण में। देखिए वेदिकाएं क्या होती हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदिकाएं क्या होती हैं? तो देखिए वेदिकाओं का निर्माण जो है खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर जो है समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये खड़ी ढलाने हैं, ठीक है, खड़ी ढलाने हैं, इसे समतल बनाकर यहाँ पे कृषि की जा रही है। तो ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ध्यान रखेंगे, ढलान को किस लिए हटाया जाता है? ताकि जल का बहाव जो है प्रवाह तीव्रता से ना हो। अब आप देख पा रहे होंगे एक सींग वाला गैंडा, देखिए ये देखिए एक सींग आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा जो है वो इस बेसिन का मुख्य जानवर है। आप मगर को भी देख पा रहे होंगे, वन्य जीव को। तो अब ये बॉक्सेस की भी बात कर लेते हैं। देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है अलवण जल में। अलवण जल मतलब जिसमें सॉल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसमें NaCl नहीं होता। तो अलवण जल में जो है एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ठीक है। जहाँ का जल शुद्ध रहेगा वहीं सुसु जो है वो उपस्थित रहेगी। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी में इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट होती जा रही हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं झील के बारे में। तो देखिए झील क्या है? जीविका का साधन। देखिए एक केस का अध्ययन करते हैं। तो देखिए विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। और आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसे अपने साथी मछुआरे रविंद्र, किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, मछलियों का भोजन बनते हैं। और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है और वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। और वहाँ के लोग जो है बहुत संतुष्ट हैं। तो नदी में पकड़ने और खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। और ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जो है मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। आइए हम देख लीजिए ये बॉक्स में भी क्या लिखा हुआ है। देखिए सार्वभौमिक स्वच्छता का कवरेज जो है प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो देखिए एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब और किसने किया? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। आगे बात करते हैं कि देखिए गंगा नदी का बेसिन है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी भागों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो है यहाँ पे वाराणसी शहर है और यहाँ पे जो है आवागमन के भी साधन है, ठीक। तो कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और शहर और यहाँ के स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे जो है नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविधाएं भी विकसित हैं। आप देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार की नावें देख पा रहे होंगे। तो ये यातायात का सुविकसित तंत्र है ना। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और नदी के तटीय क्षेत्रों में जो है जलमार्ग यातायात प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता के हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। तो देखिए जो है गंगा बहुत प्रदूषित होती जा रही थी, तो इसीलिए जो है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि गंगा को जो है गंगा के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नमामि गंगे। तो पर्यटन के इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे पर स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश के बिहार में बौद्ध स्तूप
हैं। और लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा, मानस जो है वन्य जीव अभयारण्य, और अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जो है जैसे कई दर्शनीय स्थल इसी बेसिन में उपस्थित हैं। अब देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो मैंने बताया था आपको कि दक्षिण अमेरिका। नोट डाउन कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका। आगे बात करेंगे कि अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो देखिए अमेज़न बेसिन के लोग हैं टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा, गन्ना इत्यादि चीज़ें जो है वो उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं आप बताइए। टूकन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। तो देखिए आप सभी बता भी लेंगे, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। अब हमें सही बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए टूकन क्या है। टूकन क्या है। टूकन एक पक्षी है, ठीक है, आप सभी को पता है टूकन एक पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो मैनियाक जो है वो अमेजॉन बेसिन का प्रमुख भोजन है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, देवदार और फर किसके प्रकार हैं। तो ये जो है शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ मिलते हैं। तो बंगाल टाइगर जो है वो डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। अब सही जोड़ी मिलानी है। तो जो दिया हुआ है पहला, सूती कपड़े। तो सूती कपड़े जो है गंगा के मैदान में विकसित होते हैं। मलोका ये ढालू छत है। पिरान्या क्या है, ये एक मत्स्य की प्रजाति है। रेशम कीट, तो रेशम कीट पालन। और काजीरंगा कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। कारण बताना है। पहला कारण ये बताना है कि वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। तो देखिए वर्षा वन जो है लुप्त हो ही रहे हैं, क्यों। क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्षा वनों का तेजी से कटाई हो रहा है, जिससे वर्षा वन जो है वो लुप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। तो बिल्कुल होती है। क्यों होती है। क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ के जल में जो यहाँ के जो है यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो धान की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए इसमें मानचित्र कौशल भी विकसित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रायद्वीपीय जो है रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम से मुहाने तक दर्शाने वाली नदियों की प्रमुख सहायक नदियों को दर्शाइए। तो आइए हम भारत के मानचित्र में चले। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के आते आते यहाँ पे कोसी नदी हो गई, ठीक है। इधर घाघरा नदी हो गई, इधर गोमती नदी हो गई। ये तो गंगा नदी आपको दिख ही रही है। इधर जो है बेतवा नदी बह रही है, इधर जो है चंबल बह रही है, और इधर जो है यमुना जो है बह रही है ना। और यहाँ पे जो ये ब्रह्मपुत्र नदी गई है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि चीन में इसका नाम क्या है, सांगपो है ना। और ये जो बह रही है सोन नदी है, ये भी सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगले वाले में ये कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचे। तो आइए देखें हम दक्षिण अमेरिका का मानचित्र। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, और इसमें ये पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा खींचना है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से खींचेगी, कोलंबिया और इक्वेडोर के बीच से। आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री कहाँ है, 0 डिग्री में ही भूमध्य रेखा है ना। तो 0 डिग्री में जो है ये खींची जाएगी। तो ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। ऊपर कोलंबिया, नीचे इक्वेडोर, और ये है ब्राज़ील। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के चैप्टर्स जो है पढ़ा पाऊँगी।
क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि वीडियो बनाना, उसे एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना बहुत मेहनत का काम होता है और आप लोगों को बस सेकंड्स लगेंगे शेयर करने में, तो आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। और लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।